everyone, welcome back to my YouTube channel. Love is immortal. We always love in with function. So guys, मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप लोग अब तक बहुत खुश रहे होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। एंड फाइनली मैं हाजिर हूँ आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हुए आई विल रूइन योर लाइफ के पार्ट 4 को लेकर, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा ट्विस्ट टर्म्स एंड स्पाइसेस देखने को मिलेंगे और उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। तो चलो बिना देरी के आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर विंग वांग जी को किडनैप करके ले आया था और वो शान ने वांग जी को जंगल के बीचों बीच के एक फार्म हाउस पर छिपा कर रख दिया था, जहाँ पर वो फार्म हाउस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत। पर वांग जी का ध्यान उस फार्म हाउस की खूबसूरती पर नहीं था, बल्कि अपने लोअर बॉडी के पेन पर था। जब विंग उसे वहाँ लेकर आया और ला करके सीधे बेड पर पटक दिया तो वांग जी बेहोश हो गया था और उठने के बाद उसे काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ और अब तो वो थोड़ा थोड़ा चल भी पा रहा था। जब वो बाहर निकलने वाला था तब उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उसे बताया कि वो यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन इस घर में वो आराम से रह सकता है। उसे कुछ खाना हो तो वो खा भी सकता है। पर वांग जी ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं था और वैसे भी शाम तो हो ही चुकी थी, कुछ टाइम बाद रात भी हो जाएगी तो वांग जी रात में भाग जाएगा। ये सोचकर वांग जी जो तुरंत सोने की कोशिश करता है, अपने बेड पे आकर आराम करता है। हम देखते हैं अब आधी रात का सीन, जहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है। वांग जी जिस कमरे में वांग जी था उस कमरे में भी कोई लाइट नहीं थी, पर वांग जी के पास कुछ भी नहीं था देखने के लिए। पर वांग जी को पता था कि दरवाज़ा कहाँ है। उसने शाम को ही तो दरवाज़ा देखा था कि इस रूम का दरवाज़ा कहाँ है। तो वांग जी वॉल को पकड़ के सीधा रेंगते हुए जाता है, चलते हुए जाता है उसी जगह पर जहाँ पर दरवाज़ा होगा। वांग जी फाइनली दरवाजे तक पहुँचता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो सीढ़ियों तक पहुँचता है और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके वो उतरने लगता है, पर इस बात का ध्यान रखता है कि उसके पैरों से कोई आवाज़ ना हो। बहुत ही जैसे कोई चोर चल के जाता है ना, वैसे वांग जी चल रहा था अपने पंजों के बल पर। वांग जी नीचे उतर आता है। अब उसे था कि वो बाहर कैसे जाए। वांग जी को आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एक इंसान क्या फर्नीचर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी बस चल रहा था अपने हाथों को आगे बढ़ाकर, जैसे कोई अंधा चलता है, अपने हाथों से टटोलते हुए कि कुछ आगे होगा कि नहीं। वांग जी चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। फाइनली वो किसी चीज़ को पकड़ लेता है और जब उसे महसूस होता है कि ये क्या है तो वो सोफ़ा था। वांग जी उस सोफ़े को महसूस करने की कोशिश करता है, छूकर ये पता करने की कोशिश करता है कि वो किस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में रखा है। वांग जी ने जब शाम के टाइम पे निकल के आया था तब उसने दरवाज़ा देखा था बाहर निकलने का, और सोफ़े से किस डायरेक्शन में था। सोफ़े से राइट साइड की डायरेक्शन में दरवाज़ा था। तो वांग जी वहीं चलने लगता है, आगे देखते हुए, ऐसे हाथ को आगे करते हुए कि कुछ और चीज़ आए तो वो पहले ही उस चीज़ को पकड़ ले या फिर दूर हट जाए, उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। वांग जी को फाइनली दरवाज़ा मिल गया और दरवाजे को वांग जी खोलने की कोशिश करता है और वांग जी को सरप्राइज़ होता है कि वो दरवाज़ा सिर्फ हल्के से कुंडी से बंद था। वांग जी उसे खोलता है और बाहर के लिए दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही वांग जी को ठंडी हवा का एहसास होता है, लेकिन वांग जी को बाहर जाना था। ये जंगल का इलाका है, गर्मियों में भी यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं क्योंकि पेड़ ही पेड़ हैं चारों तरफ। इसलिए वांग जी जो उस दरवाजे को बाहर से हल्का सा बंद कर देता है और कुंडी लगा देता है कि अगर किसी को अंदर पता भी चल जाए तो कोई उसे ढूंढने के लिए ना पाए। वांग जी फिर आसपास देखने लगता है। चांद की रोशनी में काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। वांग जी देखता है कि उस घर से काफ़ी दूर तक इलाका साफ है, कोई पेड़ नहीं है। तो वांग जी चलने लगता है। वांग जी चलते चलते आगे चलता जा रहा था, साथ ही वो देख पा रहा था कि आगे जंगल है। वांग जी जब एक पॉइंट तक पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर फेंसिंग की गई है। होता है ना, हम वायर लगाते हैं, वो वायर जिसमें करंट दौड़ता है, नंगी तारें चारों तरफ लपेटी हुई थी उस बॉर्डर पे। वांग जी उन तारों को छू भी नहीं सकता। वांग जी देख कर ये बता सकता है कि इनमें एक करंट आ रहा होगा। अगर वांग जी ने छुएगा तो उसकी पूरी बॉडी जलकर राख हो जाएगी। वांग जी उन्हें नहीं छूता, वो बस इधर उधर देख रहा था कि कैसे वो यहाँ से बाहर निकले। तो वांग जी उस बॉर्डर के सहारे उसे बिना छुए सीधे सीधे चलने लगता है।
कि ये कहाँ पर ख़त्म होती है। कहीं तो इसका दरवाज़ा होगा, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है विभूषण उसे खींच कर लेकर आया था, पैदल, उठाकर नहीं। तो कहीं से तो निकलने का रास्ता होगा। ऐसा सोचते हुए वांग जी उस पूरे फार्म हाउस का एक गोल चक्कर काटने लगता है, उस फेंसिंग, उस नंगी तार केबल पर, कि कहाँ कहाँ तक ये जा रही है, कहीं पर तो ख़त्म होगी, पर वो तार ख़त्म ही नहीं होती। वांग जी को पता ही नहीं चला कि उसने उस फार्म हाउस के कितने चक्कर काट लिए, पर वो तार ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब जाकर वांग जी समझ जाता है कि क्यों उसके रूम को खुला छोड़ दिया गया, क्यों इस फार्म हाउस के दरवाजे को यूं ही हल्का सा बंद करके छोड़ दिया गया था। क्योंकि कोई बाहर चला भी जाए तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, वो इन तारों को लांग कर तो जा नहीं सकता। और वैसे भी एक इंसान के मुकाबले तार काफ़ी ऊंचाई तक लगाए गए हैं, और इन तारों में वो कांटे वाले तार है ना, वो भी लगे हैं। अगर इनमें करंट ना भी दौड़े, अगर फिर भी कोई इन्हें छुए तो उसको चोट लगेगी, क्योंकि ये काफ़ी नुकीले हैं, जो कि चांद की रोशनी में चमकने से वांग जी को पहले ही पता चल गया। वांग जी एक निराश भरी सांस छोड़ता है और फिर से वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर फार्म हाउस इतना बड़ा था कि वो रास्ता ही भूल गया, और ऊपर से रात का समय था, चांद की रोशनी में उसे कितना ही दिखाई देता। वांग जी इधर उधर देखने लगता है तो वांग जी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिन पर अब तक वांग जी ने ध्यान नहीं दिया था। कुछ तो भेड़ियों की आवाज़ें थी, शेर के दहाड़ने की आवाज़ें थी, कुत्ते के रोने की आवाज़ें थी, अलग अलग जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, जिन्हें सुनकर वांग जी अंदर से कांप गया। अगर कोई जानवर खूंखार यहाँ है, क्या पता वो वांग जी के ऊपर हमला कर दे तो। पर ये तारे, क्या ये रोक पाएंगे उसे? वांग जी को डर लगाया। ये डर उसके भागने की जो इच्छा शक्ति थी ना, उसके ऊपर हावी पड़ गया। तो वो सिर से अंदर जाने का रास्ता ढूंढता है। फाइनली उसे फार्म हाउस के अंदर जाने का रास्ता मिलता है। दरवाज़ा मिल गया था और वांग जी ने उसे बाहर से बंद किया था, तो वो उसे खोलता है, अंदर जाता है और अंदर से ही दरवाजे को बंद कर देता है। साथ ही उस दरवाजे पर टिक कर बैठ जाता है। अब तो बेचारा वो गया, वो वापस कैसे जाए? यहाँ पर कितना अंधेरा है। अंदर आते ही तो थोड़ा सा तो वार्म फील हुआ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड। लेकिन अंदर फिर भी बाहर के मुकाबले थोड़ी ठंड कम है, लेकिन ठंड तो है। वांग जी को ठंड लग रही थी, इसलिए उसने अपनी पूरी बॉडी को एकदम ग्रैब कर लिया था, टाइटली हक कर लिया था। वांग जी वहीं उस दरवाजे से टिक कर कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। नेक्स्ट टाइम जब वांग जी जागता है तो उसे महसूस होता है कि वो बहुत ही आराम से इधर उधर मुड़ रहा है और फैल कर सोया है। वांग जी आंखें खोलकर तुरंत उठकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कल रात को तो वो भाग रहा था ना। अरे याद आया, वो तो वापस आया था और दरवाजे से टिक के सो गया था। जब वांग जी जागता है तो वो देखता है कि वो उसी रूम में है जिसमें कल वो जागा था। विंग और वुशियन का कोई भी नामो निशान उसे आसपास नहीं दिखता। वांग जी वहाँ से उठता है और उठते ही उसे अपने पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, जिसका ये मतलब था कि उसे अब बहुत भूख लगी है और खाना खाना पड़ेगा, वरना वांग जी भूख से ही मर जाएगा। तो वांग जी वहाँ से उठ करके नीचे आता है, जहाँ पर वो बूढ़ा इंसान सोफे पर बैठ करके टीवी देख रहा था। वांग जी वहाँ आकर कहता है, एक्सक्यूज मी। वो बूढ़ा इंसान वांग जी की तरफ बस देख रहा था, हल्की सी स्माइल करके, जैसे कि उसे समझ आ गया होगा कि अब ये वांग जी क्या कहने वाला है। तो वो इंसान कहता है, ऊपर जिस कमरे में तुम सो रहे थे उसमें एक कबर्ड है, उस अलमीरा में तुम्हारे लिए तुम्हारी साइज के कुछ कपड़े हैं, जाकर बात ले लो और फिर नीचे आओ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार है। वैसे मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे भी बहुत भूख लगी है, जल्दी खा कर आओ तो मैं भी कुछ खाऊं। ऐसे बोलकर वो इंसान स्माइल करता है और वांग जी हाँ में अपना सर हिला देता है। फिर से वांग जी उस कमरे में वापस जाता है, अलमारी खोलता है जिसमें वांग जी के लिए सच में उसमें 10 पेयर ऑफ क्लॉथ्स रखे हुए थे, जो कि डिफरेंट कलर्स में थे। वांग जी उनमें से एक वाइट पेयर ऑफ क्लॉथ निकाल लेता है, जो कि एक टी शर्ट और एक ट्राउज़र था। वो ज़्यादा कोई हैवी कपड़े नहीं थे, नॉर्मली जो कोई घर में पहन सकता है नॉर्मल काम करते हुए, वो थे। वांग जी उन्हें लेता है, फिर आसपास देखने लगता है कि यहाँ पर नहाए कहाँ, वहाँ वो जाकर डायरेक्ट उसे एक डोर दिखता है उसी रूम में। जब वांग जी उसे खोलता है तो उसे दिखाई देता है एक छोटा सा बाथरूम, ज़्यादा बड़ा नहीं पर ज़्यादा छोटा भी नहीं। वांग जी वहाँ जाकर के बात ले लेता है, अपने आप को फ्रेशन अप करने के बाद में अपने कपड़ों को वहीं साइड में रख देता है जो उसने लास्ट डे पहन रखा था, वो एक बाथरूम।
वांग जी अब बाहर निकल के आता है। वांग जी को ये सोच करके बहुत एम्बैरसमेंट होती है कि कल रात को वो उस एक बाथरूम में बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। फिर वांग जी जो अब अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधे नीचे आता है। नीचे आकर वो डाइनिंग टेबल पे जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा इंसान उसे लेकर गया था। वहाँ जा करके वो बूढ़ा इंसान अपने लिए खाना निकालता है और वांग जी के लिए खाना निकालता है। साथ में वो वांग जी के पास वाली चेयर पर टेबल पर भी खाना निकाल के रख देता है। वांग जी कंफ्यूज था कि ये क्यों है। तभी उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है क्योंकि उसे अपने पीछे से किसी के चलकर आने की आवाज़ आती है। वांग जी गल्प करते हुए डरते डरते पीछे देखता है तो पीछे सीढ़ियों से ऊपर से वी बुशियान नीचे उतर कर आ रहा था, जो कि अपने शर्ट के जो कलाई पर बटन थे उन्हें लगा रहा था और अपने हाथ में उसने कोट को लिया हुआ था। वी बुशियान वहाँ आता है, अपने कोट को सीट पर एकदम एडजस्ट करता है और फिर सीट को पीछे खींचकर बहुत ही एलिगेंट वे में बैठ जाता है। उसका हर एक मूव वांग जी को विंग को घूरते रहने पर मजबूर कर रहा था, पर विभूषण ने एक नजर भी वांग जी को नहीं देखा, बल्कि वो अपना खाना खाने लगा। वो ओल्ड इंसान अब वांग जी को देखता है और कहता है, क्या हुआ, खाओ। चुटकी बजाकर उसने वांग जी को अपने होश में ला दिया था और वांग जी डरते डरते खाना खाने लगा था। वांग जी के चॉपस्टिक्स जो राइस को उठाते हुए भी कांप रहे थे। राइस का बोल वांग जी के हाथ में था और चॉपस्टिक्स भी, जो दोनों ही कांप रहे थे। विभूषण जिसने वांग जी को एक नज़र उठाकर नहीं देखा, उस हालत में वांग जी इतना डरा हुआ है। अगर वो एक नज़र देख ले इस इंसान को तो ये वहीं पर बेहोश ना हो जाए। वो जो बूढ़ा इंसान है ना, ये उसके थॉट है। वांग जी जो डरते डरते अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। कई बार खाते खाते उसे हिचकियाँ भी आने लगती हैं क्योंकि उसे डर लग रहा था इसलिए। और इस बीच में उसने पानी भी काफ़ी सारा पिया क्योंकि कल दिन भर से उसने पानी भी नहीं पिया था। प्यास भी उसे बहुत ज़ोर से लगी थी। पानी पीने के बाद में और अपना खाना फिनिश करने के बाद में जब उसने देखा कि सबका खाना हो चुका है तो वो बूढ़ा इंसान डिशेस उठाता है। विभूषण जो उस बूढ़े इंसान की तरफ देखकर कहता है, शुशु बर्तन ये धुलेगा, जाओ। वांग जी विभूषण की तरफ देखता है लेकिन वो तुरंत अपनी आंखें मोड़कर बर्तनों की तरफ करता है और डिशेस को उठाकर जाने लगता है किचन में और सिंक में जाकर उन डिशेस को अच्छे से वॉश करने लगता है। वांग जी को ये चीज़ करना आता है। वो स्पेन में अकेला रहता था जहाँ पर वो हर एक काम अकेला करता था और वहाँ पर उसने खाना बनाना भी सीखा। पहले वांग जी को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन स्पेन में अकेले रहते रहते वांग जी को खाना बनाना, बर्तन धोना, हर एक चीज़ करना आने लगा। विंग जो देख रहा था, वांग जी जब सारे डिशेस को वॉश कर देता है तब विभूषण जो चेयर पर बैठा हुआ था खड़ा होता है और वांग जी की तरफ इशारा करता है, बोलता है, अपने हाथ साफ करो। वांग जी अपने हाथों को साफ करता है। फिर विभूषण अपने कोट की तरफ आंख दिखाते हुए बोलता है, पहनाओ। वांग जी विंग की कोट को उठाता है और चुपचाप ओबीडियंटली विंग को वो कोट पहना देता है। अब विंग जो वांग जी की कलाई को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, तुम अब मेरे मिस्ट्रेस हो, समझे। ऐसा बोलकर वो दूर हट जाता है 2 कदम और अपने कोट को अच्छे से एडजस्ट करके वहां से निकल जाता है। बेचारा वांग जी जो वहां पर अभी डम्फाउंडेडली खड़ा था, उसने जो सुना वो सुनने के बाद वांग जी को खुद पर भरोसा नहीं हुआ। वो किसी का मिस्ट्रेस बन गया है, ये कैसे हो गया। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो आंसू कब उसकी आंखों से बहकर नीचे गिर गए उसे पता भी नहीं चला। दूसरा वो बूढ़ा आदमी जो वांग जी के पास आकर उसके सर पे टैप करते हुए बोलता है, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो दिल का बुरा नहीं है, पर कभी कभी बहुत हार्श बातें करता है। वैसे तुम भी मुझे शूशू बुला सकते हो, मैं वो शियान का शूशू ही मान सकते हो, पर हाँ उसका एक सर्वेंट हुआ करता था जो अब उसके इस घर की देखभाल करता है। वैसे मेरा नाम ली फैन है, तुम चाहो तो मुझे मिस्टर ली भी कह सकते हो। वांग जी का ध्यान अभी मिस्टर ली की बातों पर नहीं था। वो तो बस जाते हुए विभूषण को देख रहा था जिसने दरवाज़ा खोला और वो निकल गया। वांग जी को बिना एक बार पीछे मुड़े देखे वांग जी की दुनिया एक तरीके से थम गई थी। वांग जी अपने दिमाग में सोच रहा था कि 1 साल पहले तक जब से वो विभूषण से नहीं मिला था और उसकी फैमिली सब कुछ ठीक था, स्पेशली उसके डैड के डेथ के बाद भी जब वो लोग हैप्पीली रह रहे थे, उसकी मॉम के इलनेस के पता चलने से पहले, वांग जी का सपना था
कि वो एक लड़की से शादी करेगा, फिर उसके साथ में एक घर बसाएगा अपना, उसके बच्चे होंगे, उसके भाई की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे और इनका बड़ा सा परिवार होगा जिसमें उसकी माँ, वांग जी का ब्रदर और उन दोनों की वाइफ्स और उन दोनों के बच्चे सब साथ में रहेंगे। वांग जी का वो सपना एक तरीके से टूटता हुआ वांग जी को दिखाई दे रहा था। फिर भी वांग जी जिसने अपने मन में कहा कि वो उस सपने को बैंडेड से जोड़ लेगा, पर वो विभूषण का मिस्ट्रेस बन के नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वांग जी यहाँ से भागेगा। इसी के सोचते चलते वांग जी वहाँ से चलते हुए दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। फिर वो बाहर देखता है कि विभूषण कहाँ गया। जब वो बाहर देखता है तो विभूषण उस तार के उस पार खड़ा था। वांग जी को पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हुआ कैसे, विभूषण उस तरफ पहुंचा कैसे। वांग जी को पहले देखना चाहिए था। वांग जी अपने मन में खुद को कर्ज करते हुए बोलता है, इतना शॉक होने की जरूरत ही क्या थी, उसे पहले यहाँ आना चाहिए था और देखना चाहिए था कि विभूषण बाहर कैसे निकला, ताकि वांग जी भाग सके। पर वांग जी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गया। वांग जी बस विभूषण को वहां से पैदल चलते जाते हुए देख रहा था। विभूषण बस जा रहा था सीधे सीधे। अचानक विभूषण रुक गया। वांग जी की धड़कनें भी रुक सी गई थी। विंग जिसने अचानक से पलटकर मुड़कर देखा। वांग जी और विंग की आंखें एक पल के लिए लॉक हो गई थी। वांग जी जहाँ पर थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा गुस्से में था और उसे भागने का जो इमोशन था ना, वो भी उसकी आंखों में झलक रहा था कहीं ना कहीं। वहीं पर विभूषण जिसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, कोई दया, कुछ भी नहीं था, बल्कि कोल्डनेस उसकी आंखों में भरी पड़ी थी। उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए ही लॉक हुई थी। इसके बाद विभूषण फिर से मुड़ा और चलने लगा। इधर वांग जी की धड़कनें भी फिर से जैसे चलने लगी थी। वांग जी ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर वो मुड़कर पीछे आया। उसे यहाँ से निकलने के लिए मिस्टर ली को इम्प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मिस्टर ली उसे यहाँ से भागने में मदद कर दे। पर वांग जी ये भी सोच रहा था कि मिस्टर ली ने अगर उसकी मदद नहीं की तो वांग जी को पता करना ही पड़ेगा कि वो कैसे भागे, यहाँ से कैसे निकले। कुछ ना कुछ रास्ता तो होगा यहाँ से निकलने का। एक बार बस वो ये तारों का एरिया है ना, इसको पार कर ले, इसके बाद तो वांग जी भाग ही जाएगा, वो कभी लौट के इस जगह पे वापस नहीं आएगा। वांग जी ने डिसाइड कर लिया है ये चीज़ अपने मन में, इसलिए वांग जी वापस लौट कर आता है। मिस्टर ली जो वांग जी को देख रहे थे, वो फिर से अपने सोफे पर बढ़िया बैठ चुके थे और अपने टीवी में अपने शो को एंजॉय कर रहे थे। वो अलग अलग ड्रामास को देखने के बहुत शौकीन है। अपने कंट्री के ड्रामा, मतलब चाइनीज़ ड्रामास, कोरियन ड्रामास, थाई बीएल ड्रामा, इन सब में उन्हें बहुत इंटरेस्ट है। स्पेशली वो बीएल ड्रामास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हालांकि उनकी एज हो चुकी है पर उतनी भी ज़्यादा नहीं है। आज के टाइम पर वो 40 ईयर्स ओल्ड है, पर फिर भी उन्हें इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। वो वही एक ड्रामा देख रहे थे। वांग जी जब उस ड्रामे को देखकर निकलता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि उसकी लाइफ में भी उस स्टोरी से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हो रही थी जिन्हें देखते हुए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पर वांग जी कुछ नहीं कहता, बल्कि उस कमरे में वापस जाता है जहाँ पर उसे पहले रखा गया था। वहाँ आकर वांग जी आसपास कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है कि उसे कुछ सुराग मिले, कोई चीज़ मिले। वांग जी को जब उस कमरे में कुछ नहीं मिलता तो वांग जी बाहर आता है। मिस्टर ली की तरफ देखता है, जो कि नीचे सोफे पर बैठ करके वांग जी की तरफ पीट करके बैठ करके वो टीवी देख रहे थे। तो वांग जी सीधा वहाँ से निकलता है और हर एक रूम को चेक करने लगता है। जो रूम लॉक नहीं था, ऊपर जो 4 कमरे थे उनमें से 2 कमरे लॉक थे पर एक लॉक नहीं था। तो वांग जी को समझ आया कि ये विभूषण का कमरा होगा जिसमें वो कल रात को रुका था शायद, क्योंकि सुबह तो वहीं से निकल के आया ना विभूषण। तो वांग जी उस कमरे में अंदर जाता है और देखने लगता है हर एक चीज़ को उठाकर, छूकर और ड्रॉअर को खोलकर। ड्रॉअर में तो उसे झटका ही लग जाता है जो चीज़ें वो देखता है। वहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्डम्स के पैकेट रखे हुए थे। पूरा ड्रॉअर डिफरेंट कलर के, डिफरेंट फ्लेवर्स के कॉन्डम से भरा हुआ था। वांग जी तुरंत उसे बंद कर देता है कि ये क्या चीज़ खोली उसने। इसके बाद में वांग जी जो और भी चीज़ें देखने लगता है। वांग जी अलमीरा खोलता है जहाँ पर भी उसे काफ़ी सारी चीज़ें अजीब व गरीब मिलती हैं। कुछ तरह के खिलौने रखे हुए थे, जो खिलौने उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे कि किस तरीके के हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखे हुए थे जो भी वांग जी को बिल्कुल समझ नहीं आए। वांग जी इस चक्कर में ये बात तो भूल ही गया कि वो ये चीज़ें उठाकर देख रहा है और उन्हें वापस रख रहा है। उनकी पोजीशन बदलती जा रही है। पर वांग जी इस बात पर ध्यान न देते हुए, ज़्यादा गौर न करते हुए सारी चीज़ों को रखता जा रहा था। वापस उठाकर देख रहा था कि कुछ सुराग मिले, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तो वांग जी थक हार कर वापस उसी कमरे में आ जाता है।
ये सब करते करते उसे काफ़ी टाइम हो गया था। वांग जी जब नीचे जाता है वापस से, क्योंकि अब दोपहर हो चुकी है और उसे लंच भी करना है। जब वांग जी वहाँ जाता है तो देखता है कि मिस्टर ली, जो कि ऑलरेडी खाना प्रिपेयर कर चुके हैं और डाइनिंग टेबल पर लगा रहे हैं। वांग जी एक टेबल पे जाके बैठ जाता है, चेयर पे जाके बैठ जाता है। मिस्टर ली तो दोनों के लिए खाना निकालते हैं। वांग जी को ये देखकर थोड़ा सा सुकून मिलता है कि विभूषण अब नहीं है, क्योंकि मिस्टर ली ने तीसरे व्यक्ति के लिए खाना नहीं लगाया था। तो वांग जी मिस्टर ली के साथ में खाना फिनिश करता है। इसके बाद वो डिशेस को लेकर के जाने लगता है किचन में वॉश करने के लिए, पर मिस्टर ली कहते हैं कि वांग जी को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो विभूषण को ये बताने के लिए कि वो काम कर रहा है तो उसके सामने कर सकता है, पर मिस्टर ली को अपना काम खुद से करना पसंद है, तो वांग जी को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर ली उसके हाथ से डिशेस को लेते हैं और खुद वॉश करने चले जाते हैं। वांग जी के पास कुछ काम नहीं था यहाँ करने के लिए, तो वो बस बोर हुए जा रहा था। मिस्टर ली थे बस कुछ बात करने के लिए, पर वांग जी का मन ही नहीं हो रहा था कि मिस्टर ली से बात करे। आखिर मिस्टर ली भी तो विभूषण के साथ ही हैं। पूरा दिन यूं ही निकल जाता है और रात में वांग जी फिर से अकेला पड़ जाता है। डिनर भी वो लोग साथ में करते हैं, मतलब वांग जी और मिस्टर ली। फिर वांग जी अपने कमरे में जाके सो जाता है। रात के वक्त उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कि कुछ अजीब हो रहा है उसके साथ में, कुछ गलत हो रहा है। वांग जी अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसके कमरे की लाइट्स ऑन थी जिनमें वो अपनी आंखें एडजस्ट करता है। फिर वो देखता है कि विभूषण उसके बगल में बैठा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी पोजीशन है। वांग जी देखता है कि विभूषण एक चेयर लगाकर अपने दोनों पैर एकदम फैलाकर अपने हाथों से अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करके अपने सर के सामने रखे हुए है और अपने सर को ऐसे झुकाया हुआ है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच में मग्न है। वांग जी ये देखकर एकदम डर गया और उसके हाथ में सिगरेट भी है। ये देखकर तो और डर गया। जब विभूषण को लगता है कि वांग जी उसे देख रहा है, तो वो अपनी लाल पड़ी हुई आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को कुछ टाइम नहीं लगता ये पता करने में कि विभूषण काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है, क्योंकि पहले वांग जी एक बार में काम करता था तो वो लोगों को देखकर ही पहचान लेता है कौन ड्रंक है और कौन नहीं। विभूषण काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। वांग जी देखता है कि विभूषण अपनी सिगरेट को अपने लिप्स के पास लाता है, शक करते हुए उसे पीता है और फिर उस धुएं को अपने माउथ से निकाल देता है। लेकिन उसकी आंखें एक बार भी वांग जी से हटती नहीं है। वांग जी डरते हुए अपनी बॉडी को सिकोड़ लेता है और उठकर बैठ जाता है। वांग जी अपने पैरों को हक कर लेता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ अजीब महसूस होता है अपनी बॉडी में। और जब वो उस चीज़ को पकड़ लेता है तो वो चीज़ रुक जाती है और तब जाकर वांग जी का ध्यान जाता है विंग के हाथ में पड़े हुए एक रिमोट पर। वांग जी ये सोच ही रहा था कि ये रिमोट किस चीज़ का है, तभी उसे कुछ झटका लगता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से वाइब्रेट करने लगती है और उस वाइब्रेशन में वांग जी को बहुत अलग ही महसूस होने लगता है। वांग जी को पता भी नहीं चलता पर कब वो एक अजीब सा साउंड अपने मुंह से निकाल देता है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था। और वो साउंड वांग जी को खुद भी समझ नहीं आया कि किस तरीके की आवाज़ थी जो उसने अभी निकाली, पर वो आवाज़ बंद नहीं हुई, क्योंकि जो चीज़ उसकी बॉडी में लगाई गई थी उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। वैसे वैसे वांग जी के माउथ से निकलने वाली उन आवाज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही थी और इवन उनका साउंड भी इंक्रीज होते जा रहा था। वांग जी की आंखों में एक टाइम पर तो आंसू भी निकल आए। वांग जी विंग की तरफ ब्लीडिंग आई से देख रहा था। वांग जी के अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो मुंह खोलकर बस इतना बोल दे कि स्टॉप। इतना भी नहीं बोल पा रहा था वो। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, पर उसे बहुत बहुत अजीब लग रहा था। ये फीलिंग जो है ना, ये बहुत अलग है। ये फीलिंग उसने आज से पहले कभी भी फील नहीं की थी। ये जो भी कुछ उसकी बॉडी में लगाया गया है बहुत अजीब चीज़ है। और एक पल आने के बाद जब वांग जी पूरी तरीके से बेहोश होने की हालत में आ गया था, तब जाके वो चीज़ बंद होती है और वांग जी गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगता है। विभूषण अपनी चेयर से उठकर वांग जी के पास आ जाता है और उसके करीब आते हुए बोलता है, मज़ा आया? तुम क्या इसी चीज़ का इस्तेमाल अपने ऊपर करवाना चाहते थे, इसलिए तुम मेरे कमरे में गए थे, मेरी चीज़ों को उठाया, उन्हें छुआ और उन्हें गंदा कर दिया। तुम्हें इस चीज़ की सज़ा तो मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। ऐसा बोलकर विंग जो वांग जी के कपड़ों के उतारने लगता है। वांग जी उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर विंग जिसे और गुस्सा आ गया तो उसने अपनी सिगरेट को साइड फेंका
अपने दोनों हाथों से वांग जी के दोनों हाथों को एक हाथ में कर लिया और उसके सर पे एकदम पिन कर दिया। और फिर विंग जो वांग जी की आंखों में देखते हुए ही उसको अनड्रेस करने लगता है। वांग जी जिसकी आंखों से बस आंसू ही बहे जा रहे थे क्योंकि उसे ये सब नहीं करना, लेकिन जो भी ये कुछ था ना वो उसे बुरा भी नहीं लगा। एक मन कह रहा था उसका कि उसे ये सब कुछ नहीं करना, दूसरा मन कह रहा था कि ये उतना बुरा भी नहीं है। वांग जी को खुद के विचारों पर ही एकदम गुस्सा आ रही थी कि वो कितना कितना गंदा इंसान है ना, वो ऐसा कैसे सोच सकता है। विभूषण ने सुबह ही उससे क्या कहा था, और क्या वो ये सब कुछ करना चाहता है? क्या वो सच में विभूषण का मिस्ट्रेस बन के रहना चाहता है? वांग जी खुद को ही गालियां दिए जा रहा था, जिस बात को शायद विभूषण अच्छे से महसूस कर पा रहा था, और यही तो वो चाहता था। और यही सोचते हुए विभूषण के फेस पर एक स्मित आ जाता है। वो स्मित जो हम तब दिखा सकते हैं जब हम जीत गए हों किसी चीज़ को लेकर। विभूषण के फेस पर वही लुक था। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? आई नो मैंने बहुत गलत टाइम पे एंड किया है, पर एक्चुअली ये पार्ट तो जो अब आगे आएगा ना थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है उसमें, तो अभी ज़्यादा लंबा एपिसोड हो जाएगा और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ज़्यादा बोल सकूँ। और वैसे भी मैं मेरे फर्स्ट चैनल पे काफ़ी ज़्यादा बोलती हूँ, इसलिए अब और हिम्मत नहीं बची है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, एंड उम्मीद है आप लोग मुझे समझोगे। तब तक लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।